गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं हूं अमित तिवारी और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल फोकस ऑन फिजिक्स। बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वेक्टर एडिशन, यानी कि आज हम लोग पढ़ेंगे, देखिएगा, एडिशन ऑफ वेक्टर। वेक्टर का सम आज पढ़ने वाले हैं, जिसका दूसरा एक और नाम दिया जाता है, जिसको कहते हैं हम लोग कंपोजिशन ऑफ वेक्टर। वेक्टर का कंपोजिशन, दोनों नाम दिया जा सकता है, जो अच्छा लगे वो आप पढ़ें। देखिए, सिंपल इसको डिफाइन करना हो तो बोलते हैं कि द प्रोसेस ऑफ एडिंग टू और मोर वेक्टर्स is called addition of vector और composition of vector। दो या दो से अधिक वेक्टर को जोड़ देना किसी स्पेशल लॉ के थ्रू क्या कहते हैं हम? एडिशन ऑफ वेक्टर कहते हैं, या फिर कंपोजिशन ऑफ वेक्टर भी आप नाम दे सकते हैं। अब जोड़े कैसे, बात यहां पे आती है। अब जैसे सिंपल कोई फॉर्मूला अगर रहता, सिंपल कोई मेथड रहता तो हम इसको जोड़ देते, हालांकि सिंपल ही मेथड है। लेकिन सपोज करो कि एक ऐसे है, ठीक है ना, और एक ऐसे है, ऐसे है, दो वेक्टर है, एक यहां से यहां पे है, एक यहां से यहां पर है, ठीक है ना। अब हम इसको क्या किए, मिला दिए, ठीक है ना। अगर सपोज करो ये 3 मीटर है, ये कितना है, 4 मीटर है, तो ये जो रिजल्टेंट निकलेगा, ये रिजल्टेंट वेक्टर निकलेगा 90 डिग्री का हो गया। इस रिजल्टेंट को निकालने के लिए क्या करेंगे, रूट अंडर पी स्क्वायर यानी कि 4 स्क्वायर प्लस कितना 3 का स्क्वायर, तो 4 स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, यानी कि रूट अंडर 25 मींस कितना आ गया, 5 आ गया। तो यहां पर रिजल्टेंट निकालने के लिए क्या किए, दोनों को हम जोड़ दिए, तो हमको क्या मिला। देखिए, इसको अगर हम a मान ले, इसको b मान ले, तो हमको क्या मिला, 3 और 4 को जोड़ने पर, देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, 3 और 4 को जोड़ करके जो रिजल्टेंट आया वो किसके बराबर आ गया, 5 के बराबर आया। यानी कि 3 + 4 इस कंडीशन में क्या दे रहा है हमको, 5 दे रहा है। जबकि मान गए कि एक 3 मीटर यहां तक रहता, फिर इसके बाद 4 मीटर रहता, ये 3 मीटर रहता, ये 4 मीटर रहता। इस कंडीशन में 3 मीटर प्लस 4 मीटर कितना हो जाता, 7 मीटर हो जाता। जबकि यहां पर कितना हो जा रहा है, ये 5 मीटर हो जा रहा है। तो इसी एडिशन को, जो वेक्टर को ऐड कर रहे हैं हम लोग किसी स्पेशल लॉ के थ्रू, किसी स्पेशल नियम के थ्रू, ठीक है ना, ऐड करना सीखेंगे हम लोग। और जब दो या दो से अधिक वेक्टर ऐड हो जाए तो उसको क्या कहेंगे हम, कंपोजिशन ऑफ वेक्टर कहेंगे या एडिशन ऑफ वेक्टर कहेंगे। तो ये तो राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा था तो बड़ा आसानी से निकल गया, राइट एंगल ट्रायंगल यहां पे फॉर्म हो रहा था तो बड़ा आसानी से निकल गया। लेकिन कभी सोचो कि अगर फिगर कुछ इस टाइप का रहता, अगर फिगर इस टाइप का रहता यहां पे, तब अगर A B C, अब तब पूछता कि यहां पर रिजल्टेंट कैलकुलेट करो, तब कैसे कैलकुलेट करते? यहां पर तो कोई थ्योरी नहीं लागू है, यहां पर कोई मेथड आप यूज नहीं कर सकते हैं। फिलहाल पाइथागोरस का फॉर्मूला आप यहां पे यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है। तो इसी सब कंडीशन में जो वेक्टर का सम निकाला गया, उसके लिए एक स्पेशल लॉ निकाला गया, स्पेशल नियम दिया गया, जिससे हम राइट एंगल ट्रायंगल के अलावा जितने ट्रायंगल हैं या जितने फिगर हैं, उस सब का हम एडिशन ऑफ वेक्टर यानी कि वेक्टर एडिशन निकाल सकते हैं, सारे वेक्टर को जोड़ सकते हैं। अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो बड़ा आसानी से निकल जाएगा, बहुत आसानी से कैलकुलेट हो जा रहा है। लेकिन अगर राइट एंगल ट्रायंगल नहीं हो रहा है तब तो दिक्कत होना शुरू हो जाएगा यहां पर। तब कैसे आप निकालोगे हाइपोटेनस, इसमें हाइपोटेनस है ही नहीं, परपेंडिकुलर है नहीं, बेस है ही नहीं, फिर कैसे निकालोगे? इसी के लिए हम लोग कुछ नियम पढ़ेंगे, कुछ लॉ पढ़ेंगे, जिसके थ्रू हम लोग वेक्टर को ऐड कर सकते हैं। बताया गया था कि जो स्केलर होते हैं उनको हम ऑर्डिनरी मेथड से ऐड कर सकते हैं।
सिंपल डायरेक्ट ऑर्डिनरी मेथड से ऐड कर दिया हमने। लेकिन जो वेक्टर होते हैं उनको ऐड करने के लिए स्पेशल लॉ का यूज किया जाता है। फिजिक्स में उसका स्पेशल लॉ का यूज किया जाता है। मैथ में भी, ऐसा नहीं कि केवल फिजिक्स नहीं, मैथ में भी उसके लिए स्पेशल लॉ का ही यूज किया जाता है, स्पेशल नियम यूज किए जाते हैं। अब नियम कौन कौन से हैं देखिए। पहले नियम देखने के पहले एक चीज देख लीजिए कि हम लोग कैसे फिगर को राइट करें, राइट डाउन कैसे करें, कैसे फिगर सॉल्व करें। कोई भी फिगर दिया है, दो से अधिक फिगर दिया है, सपोज कीजिए दो वेक्टर दिए हुए हैं, एक वेक्टर ऐसे वेक्टर ए मान लीजिए और एक वेक्टर बी है, ठीक है। इसको कंपोज करना है, एक साथ करना है। देखिए यहां पर ज्वाइन टेल ऑफ सेकेंड वेक्टर, अगर ट्रेंगुलर फॉर्म में इसको डालना है, ज्वाइन टेल ऑफ सेकेंड वेक्टर विथ, ध्यान देना, विथ हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर, विथ हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर। यानी क्या कीजिए कि सेकेंड वेक्टर के टेल को क्या है, ज्वाइन टेल ऑफ सेकेंड वेक्टर, तो ये क्या हो जाएगा, इसका ये हेड हो गया और ये क्या हो गया, टेल हो गया। यहां पर ये हेड हो गया और यहां पर ये क्या हो गया, टेल हो गया, ठीक है ना। अब देखिए यहां पर तो ज्वाइन टेल ऑफ सेकेंड वेक्टर विथ हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर, यानी कि सेकेंड वेक्टर के टेल को फर्स्ट वेक्टर के हेड से ज्वाइन करना है। सपोज कीजिए फर्स्ट वेक्टर है, इसका हेड है ना, अब सेकेंड वेक्टर को ट्रायंगुलर फॉर्म में अगर लाते हैं तो ऐसे ज्वाइन करेंगे हम सेकेंड वेक्टर के टेल को। ये कौन सा वेक्टर है, वेक्टर बी है, यानी कि सेकेंड वेक्टर है। यहां पर कौन है, वेक्टर ए है, तो सेकेंड वेक्टर के टेल को फर्स्ट वेक्टर के हेड से ज्वाइन करेंगे, यानी कि हमेशा हेड और टेल ही ज्वाइन होते हैं, हेड और टेल ही ज्वाइन होते हैं। लेकिन जो रिजल्टेंट आएगा, ये रिजल्टेंट होगा ना, यही रिजल्टेंट होगा इसका, ये जो वैल्यू होगा यही रिजल्टेंट वैल्यू होगा। इस रिजल्टेंट आर को निकालने के लिए हम वेक्टर ए और वेक्टर बी को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। वेक्टर ए और वेक्टर बी को हमने जोड़ दिया, एक साथ कर दिया, तो रिजल्टेंट निकल गया। तो रिजल्टेंट के टर्म में हम इसको लिखते हैं, ये तो था कि फिगर क्वेश्चन, अब रिजल्टेंट के टर्म में इसको लिखेंगे। रिजल्टेंट में देखिए क्या किया गया है, फर्स्ट वेक्टर के टेल को सेकेंड वेक्टर के हेड से मिला दिया गया है। देखिए फिगर ड्रॉ करते समय, यानी कि ऐड करते समय, यानी कि एडिशन ऑफ वेक्टर में सबसे पहले क्या करते हैं, टेल ऑफ सेकेंड वेक्टर को हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर से ज्वाइन कर देते हैं। टेल ऑफ सेकेंड वेक्टर यहां पे है ना, को हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर से ज्वाइन करते हैं। लेकिन जो रिजल्टेंट आता है उसमें हम लिखते हैं कि टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर को ज्वाइन करते हैं हेड ऑफ सेकेंड वेक्टर से। यानी कि रिजल्टेंट अगर कैलकुलेट करना हो, रिजल्टेंट आर निकालना हो, तो लिखेंगे ज्वाइन टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर टू द हेड ऑफ सेकेंड वेक्टर, टू द हेड ऑफ सेकेंड वेक्टर। यहां पर रिजल्टेंट जो निकलेगा, यानी कि फाइनल जो रिजल्ट आएगा, उसमें क्या करेंगे हम, फर्स्ट वेक्टर को के टेल को सेकेंड वेक्टर के हेड से मिला देंगे। लेकिन एडिशन में ऐड करते समय दो वेक्टर को जब ऐड कर रहे हो, रिजल्टेंट नहीं देखना है, रिजल्टेंट बाद में, दो वेक्टर को ऐड कर रहे हो तो सेकेंड वेक्टर के टेल को फर्स्ट वेक्टर के हेड से मिलाते हैं। लेकिन जब रिजल्टेंट निकालना हो तो फर्स्ट वेक्टर के टेल को सेकेंड वेक्टर के हेड से मिला देते हैं। मैंने यहां पर स्पष्ट रूप से लिख दिया है हेड के साथ, और यहां पे के साथ हम लोग क्या करते हैं, मिला देते हैं। इस तरह से तैयार हो जाता है फिगर, और हम वेक्टर का एडिशन करने के लिए, यानी कि वेक्टर को ऐड करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं, सही होने लग जाता है। अब इसके लिए वेक्टर एडिशन के लिए 3 नियम दिए गए। अब नियम क्या क्या था देखिए, आज का क्लास बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान दीजिएगा, ये वेक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। फर्स्ट में आया ट्रायंगल
वेक्टर एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। सेकंड नंबर में आया पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। और थर्ड में आया पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तीन नियम हुए। ट्रायंगल में कितने साइड जुड़ेंगे? दो वेक्टर होंगे, तीसरा रिजल्टेंट बताएगा। ठीक है। पैरेललोग्राम में आपको पता है कि पैरेललोग्राम जब भी हम बनाते हैं ऐसे होता है ना, ऐसे ड्रॉ करते हैं। सबका हम लोग रिजल्टेंट अभी देखने वाले हैं, सब पढ़ेंगे। और पॉलीगॉन में तो एक से अधिक हो सकते हैं, जैसे मानिए कैसे हो गया, एक ऐसे आ गया, एक ऐसे चला गया, एक ऐसे चला गया और फिर इसको ज्वाइन कर दिया हमने। तो एक साइड यहां आ गया, दूसरा यहां, तीसरा यहां, चौथा यहां, पांचवा यहां। ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए, ये पॉलीगॉन हो गया, ये पैरेललोग्राम हो गया। और ट्रायंगल में तो आपको पता है, इसके जस्ट पहले मैंने बताया है कि ट्रायंगल में कुछ ऐसे ज्वाइन होगा। ठीक है ना, ऐसे। और इसको ये जो होगा ये रिजल्टेंट बताएगा। अब देखिए, इसके लिए और इसके लिए, इसके और इसके लिए लगभग नियम सेम होंगे। इसका रिजल्टेंट निकालना हो तो सपोज करो एक वेक्टर यहां पे है, वेक्टर ए मान लिए, दूसरा वेक्टर यहां है, वेक्टर बी मान लिए। तो जब वेक्टर ए इसको मान लीजिए, वेक्टर बी यहां मान लीजिए, तो इसका जो डायगोनल होगा, ये डायगोनल जो होगा वही क्या देगा? रिजल्टेंट देगा। डायगोनल जो होगा वो क्या देगा? रिजल्टेंट देगा। इसमें भी देख लिए, यही आ रहा है रिजल्टेंट। यानी कि ट्रायंगल और पैरेललोग्राम दोनों की कहानी लगभग सेम है। इसमें आइए, इसमें अगर यहां पे एक ट्रायंगल बना दे, दूसरा ट्रायंगल बना दे, तो 1 2 3 ट्रायंगल बन गए। तो पहले ट्रायंगल के लिए रिजल्टेंट ये हो जाएगा, दूसरे ट्रायंगल के लिए रिजल्टेंट ये हो जाएगा, और फाइनल तीसरे ट्रायंगल के लिए रिजल्टेंट कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा। यानी कि सब में हम देख रहे हैं, इसमें ये जो लाइन है जो डायगोनल हुआ वो उसका क्या देगा? रिजल्टेंट देगा। इसमें ये लाइन जो होगा वो रिजल्टेंट देगा। और इसमें जितने ट्रायंगल बनेंगे, मान लीजिए एक साइड यहां पर, एक साइड यहां पर, दोनों जुड़ करके रिजल्टेंट ये दिया, तो इस ट्रायंगल के लिए ये रिजल्टेंट हो गया, फिर इस ट्रायंगल के लिए ये वाला रिजल्टेंट हो जाएगा, और इस ट्रायंगल के लिए ये लास्ट वाला रिजल्टेंट हो जाएगा, ये वाला। तो इसी तरह से तीनों को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं? ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को पहले देखते हैं, फिर पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को देखेंगे, फिर पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को देखेंगे। ध्यान से देखिए, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ट्रायंगल लॉ। पहला है फर्स्ट नंबर में, ध्यान दीजिएगा, अभी केवल इंट्रोड्यूस करते हैं ट्रायंगल। फर्स्ट में क्या है? ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अभी बस इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है ना। इसके बाद रिजल्ट निकालना बताएंगे। मान गए एक वेक्टर यहां है, इसको मान लेते ओ पी। दूसरे वेक्टर को आप यहां पे ज्वाइन कर दिए, ये क्यू नाम दे दीजिए। ठीक है ना। तो इसका जो रिजल्टेंट होगा कौन होगा? ट्रायंगल फॉर्म में ये रिजल्टेंट होगा यही, यानी कि रिजल्टेंट यही होगा। ओपी को वेक्टर ए मान लीजिए, पीक्यू को वेक्टर बी मान लीजिए। ठीक है ना। तो अगर रिजल्टेंट आर निकालना हो तो क्या करेंगे? इस दोनों वेक्टर का सम कैलकुलेट कर लेंगे, यानी कि वेक्टर ओपी प्लस वेक्टर पीक्यू, ओपी प्लस पीक्यू, यानी कि वेक्टर आर इज इक्वल टू ओपी। कितना है? वेक्टर ए है और प्लस वेक्टर बी है। यही रिजल्टेंट हो गया। लेकिन ये तो लग रहा है ऐसा कि डायरेक्ट मेथड है, ये 4 मीटर ये 3 मीटर दे दिया जाए, दोनों को जोड़ दिया जाएगा तो रिजल्टेंट आ जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। इस रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला, यानी कि दोनों साइड को जोड़ने का फॉर्मूला अलग से हम डिराइव करेंगे, तब आपको रिजल्टेंट निकालने आएगा। बस यहां पे बता रहा है कि ये जो रिजल्टेंट होता है वो वेक्टर ए और वेक्टर बी के सम के बराबर है। अब इस
सम को निकालने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, जस्ट इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं। अच्छा, सेकंड में आते हैं। सेकंड कौन है? पैरेललोग्राम। सेकंड है, सेकंड क्या है? पैरेललोग्राम, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। देखिएगा ध्यान से बच्चों, वेक्टर एडिशन। अब देखिए पैरेलल लाइन बना देते हैं। मान लीजिए कि एक वेक्टर यहां पे है और एक वेक्टर यहां पे है, ठीक है ना। अब क्या कीजिए, इसको पैरेलल बना करके पैरेललोग्राम के टर्म में इमेजिनरी लाइन के द्वारा इसको बाउंड कर दीजिए, मिला दीजिए, मिला दिए। अब इसको वेक्टर ए मान लिए तो ये भी वेक्टर ए हो गया, इसको वेक्टर बी मान लिए तो ये भी वेक्टर बी हो गया। तो अभी जस्ट मैंने बताया था कि इसका रिजल्टेंट क्या होगा, ये वाला जो डायगोनल होगा वही उसका रिजल्टेंट हो जाएगा। नाम देते हैं ओ पी क्यू आर, आर छोड़ देते हैं क्योंकि रिजल्टेंट में आ रहे हैं, एस देते हैं, ओ पी क्यू एस। तो इसमें रिजल्टेंट ओ क्यू निकालते हैं अगर, तो कितना हो जाएगा? वेक्टर ओपी, वेक्टर ओपी प्लस वेक्टर पी क्यू, ओपी प्लस पी क्यू। या फिर ओपी को छोड़ दें, अगर इस ट्रायंगल को लेके चले तो ओ एस प्लस कितना हो जाएगा? एस क्यू, बात देखी है। तो ओ क्यू कितना हो जाएगा? वेक्टर आर इज इक्वल टू ओपी वेक्टर ए और प्लस पी क्यू कितना हो जाएगा? वेक्टर बी। देखिए तो ट्रायंगल का और इसका पैरेललोग्राम का दोनों का फॉर्मूला क्या है? लगभग सेम आया ना, यानी कि दोनों का जो डेरिवेशन होगा वो लगभग सेम होगा, ठीक है ना। एक को डिराइव कर लेंगे, बाकी सब का डेरिवेशन हो जाएगा, सब आपको समझ में आ जाएगा। अब थर्ड नंबर में देखते हैं, थर्ड नंबर में मिटाएं इसको। थर्ड नंबर में देखते हैं हम लोग पॉलीगॉन लॉ। पॉलीगॉन देखते हैं, फिर फॉर्मूला डिराइव करेंगे। मान लिया हमारे पास पॉलीगॉन है, थर्ड नंबर में पॉलीगॉन, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन जैसे मान के कि एक यहां पे साइड है, एक यहां पे आया, फिर एक यहां पे आ गया, फिर एक यहां पे आया और तब इसको फाइनलाइज किया गया यहां, ठीक है ना। तब इसको क्या किया गया? फाइनल करके जोड़ा गया, इसको ऐसे फाइनलाइज किया गया। फाइनल में बताए थे टेल से टेल को मिलाना है, बताया था इसके पहले, हाँ। इसलिए अब देखिए मान गए, इसको आप वेक्टर ए मान लीजिए, वेक्टर बी मान लीजिए, वेक्टर सी हो गया, वेक्टर डी हो गया और इसको वेक्टर ई मान लीजिए। 1 2 3 4 5 हो गया ना, तो ई छोड़ दीजिए, यहां पर रिजल्टेंट मान लीजिए, यह रिजल्टेंट है ना। अब देखिए अब क्या करेंगे, इस ट्रायंगल के लिए रिजल्टेंट ये वाला हो जाएगा। अगर नाम देते हैं, सपोज करो के एल एम एन ओ, नाम दे दीजिए के एल एम एन। तो देखिए इन ट्रायंगल, ध्यान से देखिएगा, इधर देखते हैं, इन ट्रायंगल के एल एम, इन ट्रायंगल के एल एम, रिजल्टेंट कौन है? इसमें यही ना रिजल्टेंट है, इसमें इस के एल एम के लिए यही रिजल्टेंट है, ये वाला के एम, यानी कि के एम रिजल्टेंट इज इक्वल टू क्या करेंगे हम? के एल प्लस एल एम को जोड़ देंगे और के एम कितना है? रिजल्टेंट आर इज इक्वल टू, इस ट्रायंगल के लिए रिजल्टेंट आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस कितना आ गया? वेक्टर बी आ गया, यानी कि ये वाला टर्म कितना आ गया? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी आ गया, ठीक है ना। अच्छा, दूसरा ट्रायंगल देखिए, दूसरा यहां पे है इस ट्रायंगल में, तो इस ट्रायंगल का रिजल्टेंट कौन होगा? ये वाला लाइन होगा, यानी कि अब इन ट्रायंगल के एम एन में रिजल्टेंट कौन होगा? के एन होगा रिजल्टेंट, यही होगा रिजल्टेंट, बताए थे हम। के एन रिजल्टेंट इज इक्वल टू कितना? के एम प्लस, अब ये ट्रायंगल भूल गए, ये ट्रायंगल भूल गए इधर, तो बच गया के एम प्लस एम एन प्लस एम एन। के एन को के एन रहने देते हैं
अब के एम देखिए, के एम कितना है, वेक्टर ए प्लस बी, तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी लिख दिए और प्लस एम एन कितना है, वेक्टर सी, यानी कि के एन कितना आ गया, वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी। अब देखिए ये जो वेक्टर आर आया ये वाला कितना आ गया, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस कितना, वेक्टर सी आ गया। अब रिजल्ट, ये ट्रायंगल खत्म, फर्स्ट ट्रायंगल खत्म, सेकंड ट्रायंगल खत्म, अब थर्ड ट्रायंगल में आते हैं। देखिएगा, इन ट्रायंगल के एन ओ में रिजल्टेंट क्या है, के ओ है, तो रिजल्टेंट के ओ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, के एन प्लस ओ एन। अब देखिए के एन का वैल्यू कितना आया है, वेक्टर ए प्लस बी प्लस वेक्टर बी प्लस कितना, वेक्टर सी, और प्लस ओ एन कितना है, वेक्टर डी, यानी कि के ओ मींस रिजल्टेंट आर कितना आ गया, वेक्टर ए बी, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस कितना, वेक्टर डी। देख लीजिए पॉलीगॉन में भी, पॉलीगॉन जो थे उसमें भी हमने क्या किया, उसको अलग अलग ट्रायंगल में बांट दिया, हर एक ट्रायंगल का रिजल्टेंट निकाल करके फाइनल कर दिया हमने। तो इस तरह से पॉलीगॉन में भी आप देखिए ट्रायंगल है, ठीक है ना। उसके पैरेललोग्राम जो पढ़ रहे थे उसमें भी ट्रायंगल था, और ट्रायंगल तो ऑलरेडी ट्रायंगल है, यानी कि ट्रायंगल का या पैरेललोग्राम का किसी एक का अगर रिजल्टेंट निकालने के फॉर्मूला को डिराइव कर लेते हैं तो सब कुछ कैलकुलेट कर सकते हैं हम बड़ी आसानी से। चलिए हम देखते हैं अब नेक्स्ट उसको कैलकुलेट करना, मिटाएं हम किसी एक में कैलकुलेट कर लेते हैं, ट्रायंगल में या पैरेललोग्राम में, किसी में भी कैलकुलेट कर लेंगे, हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग एनालिटिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन, फॉर्मूला डिराइव करने चल रहे हैं हम लोग कि रिजल्टेंट आर को हम कैसे कैलकुलेट करें, ठीक है ना। तो हम लोग चलते हैं, ज्यादा आसान रहेगा, पैरेललोग्राम सॉल्व कर लेते हैं, उसी में आसानी से बन जाएगा। देखिए ध्यान से देखिएगा फिगर को, एक यहां पे है और एक यहां पे है, ठीक है ना, ये वेक्टर है, एक वेक्टर ये है। अब क्या कीजिए, इसको इमेजिन करके अब क्या कीजिए, मिला दीजिए, इसको मिला दिए, क्या हो गया, पैरेललोग्राम हो गया ना। इसको और अच्छे से थोड़ा सा कर देते हैं, हो गया, मिल गया। अब ये जो वेक्टर ए था इसको वेक्टर ए मान लिए तो ये भी वेक्टर ए हो गया, इसको वेक्टर बी मान लिए तो ये भी क्या हो जाएगा, वेक्टर बी हो जाएगा। तो इसका रिजल्टेंट कौन सा होगा बाबू, ये वाला रिजल्टेंट होगा, ठीक है ना। अब इसको हम इस लाइन को थोड़ा सा आगे बढ़ा करके हम राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, ठीक है ना। राइट एंगल ट्रायंगल हमने बना दिया, इस लाइन को थोड़ा सा बढ़ा करके हमने राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया। अब नाम देते हैं हम लोग, ठीक है ना, अच्छा रहेगा। क्या नाम देते हैं, के एल एम एन ओ। हमको निकालना क्या है, यही रिजल्टेंट कैलकुलेट करना है। अगर ये रिजल्टेंट मिल गया तो ट्रायंगल के लिए भी है, पैरेललोग्राम के लिए भी है और पॉलीगॉन के लिए भी है। तो चलिए सबसे पहले हम चलते हैं इन ट्रायंगल एन एम एल। हमने क्या किया, एक पैरेललोग्राम बना दिया हमने, उसमें हमने क्या किया था, के एल को एल एन से या के एल वेक्टर को के ओ से ज्वाइन कर दिया हमने। यहां एरो साइन है, यहां पर एरो साइन होगा, यहां पर एरो साइन होगा, ठीक है ना। अब देखिए इस पूरे को आप क्या कीजिए, थीटा मान लीजिए और इसको बीटा मान लीजिए। तो ये पूरा थीटा, ये भी कितना हो जाएगा, ये भी थीटा हो गया, थीटा मान लिए। अब देखिए ध्यान से देखिएगा बाबू, इन ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल एन एम एल या एल एम एन, एल एम एन।
अगर हम एम एन निकालें तो एम एन क्या है, अगर एम एन निकालें तो यहां पर एम एन क्या है, परपेंडिकुलर है, यह हाइपोटेनस है और ये क्या है, बेस है। तो हम निकालते हैं साइन थीटा से सबसे पहले। देखिए साइन थीटा इसका जो फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो लिख सकते हैं साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है, एन एम बाय हाइपोटेनस कितना है, एन एल हो गया। तो यहां पर अगर एन एम निकालें, एन एम, तो लिख सकते हैं एन एल इंटू साइन थीटा, मिल गया। फिर दूसरे टर्म में देखिए उसी ट्रायंगल में अब क्या निकालते हैं, कॉस थीटा, क्योंकि हमको बेस चाहिए और परपेंडिकुलर चाहिए। तब परपेंडिकुलर तो हमने निकाल लिया, अब क्या बच गया हमारे पास, बेस बच गया। तो cos थीटा इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेनस, तो cos थीटा इक्वल टू बेस कितना है, एल एम अब बाय हाइपोटेनस तो सेम होगा, कितना हो गया, एन एल, हाइपोटेनस एन एल हो गया। तो यहां से अगर हम एन एल निकालें, एन एल, तो लिख सकते हैं अगर यहां से एन एल यहां से एल एम निकालें तो लिख सकते हैं एन एल इंटू कॉस थीटा, एन एल इंटू कॉस थीटा लिख लिया। तो हमारे पास क्या निकला, एन एम भी निकल गया और एल एम भी निकल गया, यानी कि परपेंडिकुलर भी निकल गया और एम एल यानी कि बेस भी निकल गया। अब देखिए नेक्स्ट, ध्यान से बच्चों, इन ट्रायंगल, सेम ट्रायंगल, इन ट्रायंगल क्या करते हैं, पूरा बड़ा ट्रायंगल लेते हैं, किसमें, के एम एन। देखिए इन ट्रायंगल के एम एन हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी कि के एन का स्क्वायर इज इक्वल टू, हाइपोटेनस इसमें क्या है, के एन है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर यानी कि एन एम का स्क्वायर और प्लस बेस का स्क्वायर कितना है, के एम का होल स्क्वायर, हो गया ना। अब एन एम को रहने दीजिए, एन एम का होल स्क्वायर प्लस के एम के बदले में क्या लिख सकते हैं, के एल प्लस एल एम का होल स्क्वायर। अब सबका वैल्यू पुट कीजिए, एन एम यहां है, क्या है, एन एल साइन थीटा, इसको लिख दिए एन एल साइन थीटा प्लस के एल निकला है कहीं, के एल कितना है, ए है, तो ए प्लस और एल एम यहां निकला है कितना, एन एल कॉस थीटा, एन एल इंटू कॉस थीटा। अब देखिए एन एल यहां पर एन एल कितना है, एन एल ये ओके कितना है, ये ए है, इसको वेक्टर बी मान लेते हैं। तो ओके के पैरेलल कौन होगा, एन एल होगा, तो अगर ये बी तो ये भी कितना होगा, वेक्टर बी होगा। तो एन एल को लिख सकते हैं बी साइन थीटा और प्लस यहां पर ए प्लस एन एल कॉस थीटा है ना, तो क्या लिख सकते हैं, एन एल कॉस थीटा के बदले में बी कॉस थीटा, और ऊपर से स्क्वायर चले आ रहा है, तो स्क्वायर और स्क्वायर लगा दीजिए। तो यहां पर भी स्क्वायर कर दिए और यहां पर भी स्क्वायर कर दिए। यहां पर स्क्वायर तोड़ते हैं, देखिए, तो बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो गया। इसका मैंने ए प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ दिया, ध्यान से। अब यहां बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा में क्या कॉमन लिया जा सकता है, बी स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, तो लिख सकते हैं बी स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कितना, कॉस स्क्वायर थीटा, और बच गया प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ab कितना, कॉस थीटा बच गया। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। इसको मिटाएं ऊपर से, इसको देखिए, यहां देखिए बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, तो बी स्क्वायर इंटू 1 प्लस यहां पर ए स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, यानी कि हमारे पास आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कितना आ गया, कॉस थीटा।
तो क्या किसका वैल्यू आया था हमारे पास, ध्यान दीजिएगा यहां पर हमारे पास आया था kn का वैल्यू। तो kn का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, kn का स्क्वायर चल रहा था ना हम लोग, उसको तोड़ रहे थे, तो kn के होल स्क्वायर के बदले में लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। और kn क्या है, रिजल्टेंट r है, kn रिजल्टेंट r है, तो स्क्वायर जब हटेगा तो इधर रूट चढ़ जाएगा ना, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab कितना हो जाएगा, cos थीटा। समझ में आया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, जो हम लोग वेक्टर r इक्वल टू वेक्टर a प्लस b कर रहे थे, इसी तरह से सॉल्व करेंगे, r को ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे, यानी कि इसे a प्लस b के बदले में हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। समझ में आया ना बच्चों, कैसे मैंने कैलकुलेट किया। पहले हमने क्या किया, साइन थीटा से हमने परपेंडिकुलर निकाल लिया, फिर यहां पर बेस निकाल लिया, फिर इन ट्रायंगल KMN में हाइपोटेनस का स्क्वायर इसका टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, बस सबका वैल्यू पुट करते चले गए, वैल्यू मैंने पुट किया। आगे इस पर एक क्वेश्चन देखिए कि अगर सॉल्व करने का कुछ क्वेश्चन है, देख लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। इस तरह से ट्रायंगल में भी दिया हुआ रहे तो भी कैलकुलेट कर सकते हैं, किसी भी फिगर में दिया हुआ रहे तो आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि सब में तो आपको ट्रायंगल में ही बांटना है। स्क्वायर हो तो दो भाग में उसका जो डायगोनल होगा वो उसको दो ट्रायंगल में बांटेगा। अगर एक क्वेश्चन देखते हैं, दिया रहे अगर कि F1 इक्वल टू 5 न्यूटन, F2 इक्वल टू 7 न्यूटन और थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, बोले कि रिजल्टेंट F कैलकुलेट करो, तो रिजल्टेंट F यानी कि रिजल्टेंट R, तो R इक्वल टू फॉर्मूला होता है रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab कितना cos थीटा, तो a के बदले में फोर्स है, तो f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर प्लस 2f1 इंटू f2 इंटू कितना cos थीटा, तो रूट अंडर f1 स्क्वायर कितना 5 है, तो 5 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5 इंटू 7 इंटू कॉस कितना डिग्री 60 डिग्री। बड़ा आसान है, बहुत आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49 और 2 5 जा 10, 10 7 जा 70 इंटू कॉस 60 का वैल्यू 1/2 कट गया 35 से। जोड़ते हैं सबको, ऐड करते हैं, कितना हो जाएगा ये 74 प्लस 35 यानी कि 109 आ गया। जब 109 को आप रूट तोड़ेंगे तो आएगा 10.44। क्या निकाले थे, F निकाले थे ना, तो 10.44 न्यूटन रिजल्टेंट फोर्स आंसर हो गया। तो इस तरह से हम वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। कुछ न्यूमेरिकल हम लोग बाद में देखेंगे, पहले कुछ टर्म को क्लियर कर लेंगे तब ज्यादा अच्छा रहेगा। कुछ केस को क्लियर कर लें फिर आगे हम लोग न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ेंगे। देखिए केस 1, कुछ केस हैं 1 नंबर, जैसे कि हम जानते हैं कि रिजल्टेंट R इक्वल टू होता है रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab कितना cos थीटा होता है ना। अगर क्वेश्चन दे दे पहला कि इफ वेक्टर a इज इक्वल टू वेक्टर b, वेक्टर a किसके बराबर है, वेक्टर b के बराबर है, तब रिजल्टेंट देखिए क्या होगा। सो वेक्टर a किसके बराबर है, वेक्टर b के, तो a स्क्वायर और b को हम a मान लिए और प्लस 2a इंटू b के बदले में क्या लिखेंगे a और इंटू कितना cos थीटा, x मान के भी बना सकते हैं, x मान लीजिए, ये भी x मानते चलिए, तो कितना हो जाएगा a स्क्वायर 2a स्क्वायर प्लस 2a इंटू a 2a स्क्वायर कितना cos थीटा, 2a स्क्वायर कॉमन ले लीजिए तो कितना हो जाएगा 1 प्लस cos थीटा रूट। ये हो गया कब, जब दोनों इक्वल हो तब a को चाहे तो आप बाहर कर सकते हैं, a रूट 2 इंटू 1 प्लस cos थीटा। ये हो गया केस फर्स्ट में, ये तब रिजल्टेंट आ गया, ठीक है ना। अब केस सेकंड देखिए, ये केस फर्स्ट का था, जब सेकंड केस सेकंड
जब वेक्टर ए इफ द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर सेम, यानी कि एक ही डायरेक्शन में हो। जैसे कि मान गए इधर वेक्टर हो ऐसे वेक्टर ए और इधर ये वेक्टर बी भी हो, वेक्टर बी हो, वेक्टर ए हो, तो या फिर ऐसे हो ऐसे और इसी पर एक और हो, यानी कि दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो उसमें थीटा कितना डिग्री बनेगा 0 डिग्री। तो इस कंडीशन में जब रिजल्टेंट निकालेंगे तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और cos थीटा के बदले में 0 डिग्री, एक ही डायरेक्शन में है तो थीटा 0 डिग्री हो जाएगा। तब फॉर्मूला हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। किसका फॉर्मूला होता है बच्चों? a प्लस b के होल स्क्वायर। तो स्क्वायर से रूट खत्म, क्या बच जाएगा? a प्लस b बच गया। तो उस कंडीशन में जब रिजल्टेंट निकालेंगे तो a प्लस b होगा। ठीक है। अब दोनों का डायरेक्शन डिफरेंट होता, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में हो, थर्ड केस में दोनों का डायरेक्शन क्या हो बच्चों? अपोजिट हो। अब देखते हैं केस थर्ड कि इफ द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर अपोजिट, दोनों एक दूसरे को उल्टा, एक इधर जा रहा हो एक इधर जा रहा हो, मतलब ऐसे वेक्टर है एक ऐसे, दोनों ऐसे जा रहा हो, एक इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना डिग्री होगा? 180 डिग्री होगा। तब रिजल्टेंट निकालने के लिए रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस कितना डिग्री? 180 डिग्री। कॉस 180 का वैल्यू -1, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो जाएगा, यानी कि ये फॉर्मूला हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर का। तोड़ेंगे तो आ जाएगा a माइनस बी। तो इस कंडीशन में जब रिजल्टेंट निकालेंगे तो a माइनस बी होगा। फोर्थ और लास्ट कंडीशन कि जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर हो, यानी कि दोनों के बीच 90 डिग्री एंगल फॉर्म हो रहा हो। केस 4 में इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एक दूसरे से क्या हो? परपेंडिकुलर हो, तब वेक्टर ए निकालेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस कितना डिग्री? 90। कॉस 90 का वैल्यू 0, तो ए स्क्वायर प्लस कितना आ गया? बी स्क्वायर आ गया। तो इस कंडीशन में रिजल्टेंट ऐसे निकलेगा। तो मैंने 4 कंडीशन बताया, चारों कंडीशन में अलग अलग तरीके से थीटा का वैल्यू हमने अलग अलग रखा और सब में हमने अलग अलग कैलकुलेट किया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। समझ में आया ना? अच्छे से आसान है, कोई ज्यादा टफ नहीं है कि आपको समझ में ना आ सके। 10th से डायरेक्ट 11th में आएंगे तो थोड़ा सा अजीब तो लगेगा ही, क्योंकि ये सब पहली बार मिल रहा है। एक चीज बाकी रह गया था, जैसे कि मान गए कि कोई फिगर बनाना है। क्या बनाया था हमने? पैरेललोग्राम का फिगर बनाए थे। देखिएगा ऐसे बना था ना, ऐसे 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 बना था ना, और रिजल्टेंट क्या था? ये वाला रिजल्टेंट था कैपिटल आर। हमने क्या किया था? इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा करके यहां पर 90 डिग्री के एंगल बना दिया था। यहां से यहां वेक्टर ए, ध्यान दीजिएगा ये भी वेक्टर है, ये वेक्टर बी और ये भी कितना? वेक्टर बी। हमने नाम जब किया था, नेमिंग किया था, तो क्या दिया था हमने? के एल एम एन एंड ओ, के एल एम एन ओ नाम दिया था हमने। अब देखिए या फिर कुछ भी नाम दे दो, ओ यहां पे नाम दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कहीं पर भी कोई नाम दो, कहीं पर भी कोई नाम दे दीजिए, रहने दीजिए। के क्या हो जाएगा? एल एम एन ओ, है ना? के एल एम एन ओ नाम दिया था हमने। तो जब हमने एम एन कैलकुलेट किया था, एम एन याद है ना क्या था उसमें? कि साइन थीटा इज इक्वल टू, इस फिगर में एल एम एन में क्या था? साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तब परपेंडिकुलर कितना था? एल एम और बाई
हाइपोटेनस कितना था, एन एल, हाइपोटेनस एन एल था, यानी कि साइन थीटा इक्वल टू एन एम बाई एन एल। तो अगर यहां से एन एम निकाले, हम एन एम कैलकुलेट करें तो लिख सकते हैं एन एल साइन थीटा, पहले बता चुके हैं। उसी तरह अगर हम कॉस थीटा के टर्म में चले तो फॉर्मूला होता है बेस बाई हाइपोटेनस। तो कॉस थीटा, कौन सा थीटा कौन था, ये थीटा था, ये भी पूरा थीटा था, और ये क्या था, बीटा था। तो कॉस थीटा के बेस बाई हाइपोटेनस यानी कि एल एम, और बाई हाइपोटेनस कितना था, एल एन। एल एन एक चीज बताना था, तो यहां से हम एल एम निकालें तो लिख सकते हैं एल एन कॉस थीटा। अब देखिए एल एन का वैल्यू कितना है, बी, तो यहां पर लिख सकते हैं बी कॉस थीटा। अच्छा एन एल का वैल्यू कितना है, एन एल का वैल्यू बी है, इसको लिख सकते हैं हम लोग बी साइन थीटा। एन एम बराबर कितना आ गया, बी साइन थीटा, और एल एम बराबर बी कॉस थीटा। अब इस समय जो रिजल्टेंट हमने कैलकुलेट किया था, ये रिजल्टेंट कैलकुलेट जो हमने किया था, उसका अगर डायरेक्शन पूछ दे, डायरेक्शन कि कौन से डायरेक्शन में, कितना डिग्री के साथ, कितना डिग्री से झुका हुआ है या उठा हुआ है, ये बीटा पूछेगा, यही बताएगा कि कितना झुका हुआ है या कितना उठा हुआ है। तो डायरेक्शन के लिए हम tan थीटा यूज करते हैं। तो tan बीटा इस पूरे फिगर में के एम एन में tan बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो लिख सकते हैं हम tan बीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर, कितना है, परपेंडिकुलर है इसमें nm, और बाई बेस कितना है km, यानी कि लिख सकते हैं nm बाई km के बदले में kl प्लस lm। अब वैल्यू पुट कीजिए, nm का वैल्यू कितना है, b साइन थीटा, nm का वैल्यू b साइन थीटा बाई kl का वैल्यू a प्लस lm का वैल्यू यहां मैंने निकाला था क्या, b cos थीटा, तो b cos थीटा। इस तरह से tan थीटा, tan जितना डिग्री का दिया हुआ रहे, यानी कि जो एंगल होगा tan बीटा इसका कितना आ गया, b sin थीटा बाई a प्लस b कितना, cos थीटा। इसी से हम लोग क्या निकालेंगे, डायरेक्शन कैलकुलेट करेंगे, tan बीटा से डायरेक्शन कैलकुलेट करेंगे। तो हमको तो क्या निकालना, एंगल निकालना है ना, तो अगर बीटा निकाले तो tan उधर जाकर के क्या हो जाएगा, tan इनवर्स, यानी उल्टा हो गया, कितना b sin थीटा और बाई a प्लस b कितना, cos थीटा। इस पर भी आप निकाल सकते हो, इस पर भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो पता चल जाएगा कितना डिग्री से वो, मान के एंगल में निकालना है, अगर ये बीटा पता चल जाए, ये वाला एंगल पता चल जाए, तो हमें पता चल जाएगा कि ये रिजल्टेंट जो है वो कितना डिग्री के साथ, बेस के साथ ऊपर है। तो यही डायरेक्शन बताएगा कि कितना ऊपर है, कितना नीचे है, क्या है, यही बताएगा। इस तरह से हम लोग डायरेक्शन कैलकुलेट करेंगे। जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो और ज्यादा आपको क्लियर हो जाएगा। मिटाएं बच्चों इसे, ये क्या था, डायरेक्शन कैलकुलेट करना, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट कैलकुलेट करना था। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं हम लोग, ताकि आपका जो डाउट है वो क्लियर हो जाए। कुछ क्वेश्चंस देखेंगे फिर आएंगे। एक न्यूमेरिकल मैंने बता दिया था, अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन है कि इफ, ध्यान से देखिए, इफ a बराबर b, वेक्टर a बराबर वेक्टर b, और वो रिजल्टेंट के बराबर, तब थीटा कैलकुलेट कीजिए। देखिए तो रिजल्टेंट इज इक्वल टू क्या होता है, रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ab किसके, cos थीटा के। तो a b के बराबर है, b r के बराबर है, और इस सब को हम x मान लेते हैं। निकालना क्या है हमको, थीटा निकालना है, एंगल निकालना है, ठीक है ना। अब मानते हैं r को x मान लिए, सब x है, सबको x हमने मान लिया, तो x स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू कितना, cos थीटा। अगर स्क्वायर कर दे तो रूट हट जाएगा, तो x स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर 2x स्क्वायर, और यहां पर प्लस 2x स्क्वायर कितना, cos थीटा। तो x स्क्वायर यहां पर 2x स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, कितना हो गया 1 प्लस cos थीटा। ध्यान से देखना, तो x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल,
तो हमारे पास आ गया 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 1/2। ये 2 नीचे आ गया और 1 को उधर भेजो, तो कॉस थीटा इक्वल टू 1/2 माइनस 1, यानी कि कॉस थीटा इक्वल टू -1/2। इसको सॉल्व करेंगे तो -1/2 आएगा। और कॉस थीटा में अगर मैथ पढ़ते होंगे तो आपको पता होगा कि -1/2 कॉस 120 डिग्री का वैल्यू होता है। कॉस से कॉस कैंसिल और थीटा इक्वल टू कितना डिग्री हो जाएगा? 120 डिग्री हो गया। थीटा कितना डिग्री हो गया? 120 डिग्री हो गया। यानी कि ए बी और आर तीनों इक्वल हो तो एंगल कितना होता है, इंक्लाइनेशन कितना होता है, दो वेक्टर का इंक्लाइनेशन कितना होगा? 120 डिग्री होगा। ठीक है ना बच्चों, मिटाई से चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इसी टाइप से है क्वेश्चन नंबर 3। बाकी न्यूमेरिकल वैल्यू तो आसान है कि नॉर्थ गया ईस्ट गया, उस तरह से आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। दिया है क्वेश्चन नंबर कितना 3, दिया है कि इफ रिजल्टेंट का स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर दिया हुआ है। क्वेश्चन पूछे कि फाइंड द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स। कौन कौन वेक्टर है? P एंड Q है, P एंड Q है। देखिए तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, इसका रिजल्टेंट लिखिए। तो P और Q के टर्म में है तो P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2P इंटू Q इंटू कितना? कॉस थीटा, यही थीटा निकालना है। अब स्क्वायर दोनों तरफ कीजिए तो आर स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2PQ इंटू कितना? कॉस थीटा। अब पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर किसके बराबर है बाबू? आर स्क्वायर के बराबर है, तो आर स्क्वायर इक्वल टू इसके बदले में आर स्क्वायर लिख सकते हैं प्लस 2PQ इंटू कितना? कॉस थीटा। ये आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, तो हमारे पास आ गया 2PQ cos थीटा इक्वल टू 0, यानी कि cos थीटा इक्वल टू 0/2PQ, यानी कि हमारे पास आ गया cos थीटा इज इक्वल टू 0। तो 0 किसका वैल्यू होता है? cos थीटा इक्वल टू cos कितना डिग्री? 90 डिग्री। cos से cos कैंसिल और थीटा बराबर आ गया हमारे पास कितना डिग्री? 90 डिग्री। बेटा बच्चों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद बहुत आसानी से सॉल्व हो रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। आगे देखते हैं, देखिएगा ध्यान से। देखिए क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा कि F1 इक्वल टू दिया हुआ है P प्लस Q, F2 इक्वल टू दिया है P माइनस Q, रिजल्टेंट R इक्वल टू दिया है √3P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर। पूछ रहा है कि थीटा निकालिए, एंगल निकालिए। ठीक है ना? क्वेश्चन है कि फाइंड द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स। चलिए सॉल्यूशन देते हैं, स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में हम जानते हैं कि रिजल्टेंट R इक्वल टू कितना होता है? √A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। A और B के बदले में कितना? F1 F2 है प्लस 2F1 इंटू F2 कितना? cos थीटा। दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं तो R स्क्वायर इक्वल टू F1 स्क्वायर F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कितना? cos थीटा। अब देखिए R स्क्वायर, यहां पर कितना R है, तो अगर हम आर स्क्वायर निकालें यहां पर, आर स्क्वायर का रूट हट जाएगा, कितना हो जाएगा? 3P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर। आर स्क्वायर का वैल्यू रखिए 3P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर इज इक्वल टू F1 कितना है? P प्लस Q का होल स्क्वायर प्लस F2 तो P माइनस Q का होल स्क्वायर प्लस 2F1 F2 तो 2 इंटू P प्लस Q इंटू P माइनस Q कितना हो गया? cos थीटा। सबका वैल्यू रख दिया हम। अब देखिए इसको रहने देते हैं 3P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर इक्वल टू,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसको तोड़ दिए, फिर इसको तोड़ते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस 2a प्लस बी ए माइनस बी, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, कितना cos थीटा। काटते हैं 2pq से 2pq खत्म, इधर हो गया 3p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर 2p स्क्वायर प्लस 2q स्क्वायर माइनस 2 इंटू p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर, कितना cos थीटा। हो गया ना। अब p को इधर बुलाइए तो 3p स्क्वायर माइनस 2p स्क्वायर, कितना हो गया p स्क्वायर, q स्क्वायर माइनस 2q स्क्वायर, तो माइनस q स्क्वायर इज इक्वल टू, ये यहां पे प्लस है ना बच्चों, यहां पे प्लस लिखते हैं, बेहतर है, तो इज इक्वल टू 2 इंटू पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, कितना cos थीटा। अब देखिए पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर से पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर कैंसिल, हमारे पास आ गया कितना, ये तो कैंसिल हो गया तो 1 आ गया, तो हमारे पास आ गया कितना cos थीटा इज इक्वल टू 1/2, यानी cos थीटा इज इक्वल टू cos कितना डिग्री 60 डिग्री, cos से cos कैंसिल और थीटा इज इक्वल टू हो गया 60 डिग्री, यानी कि दोनों के बीच का एंगल कितना डिग्री होगा 60 डिग्री होगा। समझ में आया बच्चों। एक और लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद हम लोग खत्म करेंगे। एक बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लास्ट में चलते चलते कुछ हल्के में हो जाए तो बेहतर है, मन शांत रहेगा, पढ़ते रहते हैं। देखिए मान गए, ध्यान से देखिए बच्चों, चलते चलते लास्ट में एक क्वेश्चन कि ये वेलोसिटी दिया हुआ है 30 मीटर पर सेकंड, ये वेलोसिटी दिया हुआ है 40 मीटर पर सेकंड, पूछे कि इसका रिजल्टेंट निकालो, रिजल्टेंट वेलोसिटी कैलकुलेट करो। तो रिजल्टेंट निकालने के लिए या तो आप ट्रायंगल के फॉर्म में डालिए या फिर पैरेललोग्राम के फॉर्म में डालिए। तो हम रेक्टेंगल बना दिए, रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम होता है, तो इसका जो डायगोनल होगा याद होगा वही रिजल्टेंट होगा, ठीक है ना। तो ये 40, तो ये भी कितना हो जाएगा 40 मीटर पर सेकंड हो गया, तो डायगोनल निकाल लेते हैं इसका। फॉर्मूला से चलते हैं, r इज इक्वल टू रूट अंडर v1 स्क्वायर v2 स्क्वायर प्लस 2v1 v2, कितना cos थीटा। थीटा कितना डिग्री रखेंगे इसमें 90 डिग्री रखेंगे, तो v1 स्क्वायर कितना है, v1 लेके चलते हैं, v1 स्क्वायर कितना है तो 30 के स्क्वायर प्लस 40 के स्क्वायर प्लस 2 इंटू 30 इंटू 40 इंटू कॉस कितना डिग्री 90 डिग्री इंटू कॉस कितना डिग्री 90 डिग्री, ऐसे है। अब 30 के स्क्वायर 300 प्लस 40 के स्क्वायर 6, अब 30 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 900, 40 के स्क्वायर 1600, ये तो 90 है तो 0 हो गया प्लस 0, यानी क्या आ गया रूट अंडर 2500, यानी कितना हो गया 50 हो गया, 50 मीटर पर सेकंड इसका रिजल्टेंट आ गया, कितना आ गया 50 मीटर पर सेकंड। तो इस तरह से हम कोई भी फिगर को या तो ट्रायंगल फॉर्म में डाल दीजिए या फिर पैरेललोग्राम के फॉर्म में डाल दीजिए और उसके बाद क्या कीजिए कैलकुलेट कर लीजिए, रिजल्टेंट आराम से कैलकुलेट हो जाएगा। उम्मीद है बच्चों आज का क्लास काफी अच्छे से समझ में आया होगा आपको, ठीक है ना। नेक्स्ट क्लास में जल्दी मिलते हैं हम लोग इसके बाद का टर्म लेकर के, तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए और सबसे इंपॉर्टेंट पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच बाबू।